नमस्ते जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे बच्चों, एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथी आ जाएंगे क्लास में, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, आइए। हम नागरिकता पर थे, है ना। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 हम पढ़ रहे थे, है ना। नागरिकता पर ही तो थे बच्चे। बहुत अच्छे से हमें नागरिकता समझ में आया। अभी इसको हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद आज फंडामेंटल राइट स्टार्ट करते हैं, है ना जी। चलिए। जी, ठीक है जी। आइज के ऊपर सर सोइलिंग है, हाँ बेटा, फीवर आ गया एक्चुअली कल, है ना। ये मौसम ऐसा हो रहा है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा बेटा कि इस मौसम में आप अपना, ठीक है, ख्याल रखो, बचो आप लोग। ये वास्तव में जब, ठीक है, वेदर चेंज होता है ना, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी, तो ये मौसम जो है ना, ये डॉक्टर सीजन होते हैं। इसमें बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। आपने थोड़ी सी असावधानी बरती और आप बीमार हुए। ये है बहुत तगड़ा फीवर जिसको कहते हैं, रात आया रहा। ठीक है, इसलिए मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी आज बच्चे। ठीक है, आपकी क्लास से थोड़ी देर पहले ही मैं जगा हूं और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बिल्कुल बस कुछ, ठीक है, हाथ पैरों में बिल्कुल खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। लेकिन चलिए, आइए, आराम से पढ़ेंगे आज, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, है ना बच्चे। ठीक है। तो नागरिकता के बारे में हम बात कर रहे थे। नागरिकता हम सब जानते हैं बच्चे, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 में है ना। और आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में है। देखो, हमने कहीं से भी नागरिकता के प्रावधान लिए ही नहीं है ना। हमने किसी भी देश के संविधान से द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप नहीं लिए। हाँ, हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जरूर लिया है। और सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने वो यूएस के संविधान से लिया है ना। ये यूके से लिया है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। बहुत अच्छे बेटा, है ना। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने जरूर यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छे। आइए बच्चे, हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम पर थे। हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम पर थे। और ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 का है। ठीक है, ये आपको समझना है बच्चे। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, 1955। इसमें मैंने बताया था कि जो नागरिकता की प्राप्ति है, नागरिकता की प्राप्ति होगी बेटा, ठीक है, 5 आधारों से। अगर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता लेनी है तो नागरिकता की प्राप्ति होगी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, 5 आधारों से। ये मैंने बताया था। और वो 5 आधार क्या है? कि जन्म से, ठीक है, जन्म से मैंने बताया था कि कौन कौन व्यक्ति जन्म से भारत के नागरिक होते हैं। तो सबसे पहला आधार है जन्म से। हम सब बच्चे जन्म से ही भारत के नागरिक हैं, जन्म से। दूसरा होता है वंशक्रम से। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जो कि रियल एग्जाम्पल था, ठीक है ना। वंशक्रम से कि कैसे, ठीक है, किसी भारतीय के अल्पवयस्क बच्चे को
वंश क्रम से भारत की नागरिकता मिलती है। अरे भैया, ठीक है ना, आज मैम ने फास्ट रखा ना मैंने रखा। ठीक है ना। अ, ये एक बात बताऊं, ये व्रत वगैरह ये सब जितनी भी चीजें होती है ना, बुरा मत मानना, मैं हकीकत बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से दो तीन लोगों के मैंने कमेंट देखे बच्चे, ये गरीब आदमी के लिए होती है। ये जितनी भी समाज की रीति रिवाज बनी हुई है ना, ये कभी अमीरों पर बेटा अप्लाई नहीं होती। एक गरीब व्यक्ति को, ठीक है, मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए, ठीक है, हर एक धर्म में कुछ ऐसी कहानियां गढ़ ली गई हैं कि व्रत रखो, ये करो, ये करो। अरे भैया, ठीक है, पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। यही तो है कि पति की लंबी आयु। ये पितृ सत्तात्मक सोच है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये पितृ सत्तात्मक सोच है कि पति अपनी लंबी आयु के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को सुबह से शाम तक भूखा रखवा रहा है। इनफैक्ट भूखा तो छोड़ो, ठीक है, ये कह रहा है कि पानी तक मत पियो। ठीक है, चलो ठीक है, पति नहीं बोला, समाज ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि भैया भूखा तो रही रहो, ठीक है, सुबह से शाम तक पानी ना पियो, मतलब तुम साले पूरे दिन भूखे रहो, पूरे दिन प्यासे रहो। क्यों, किस लिए? ताकि सब पति की लंबी आयु हो सके। ठीक है, ताकि पति की लंबी आयु हो सके। अरे यार, क्या बात कर रहे हो बेटा आप? ठीक है, बच्चे बोल रहे सर ऐसा मत कहिए। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये हकीकत बात है। ठीक है ना, ये बड़े लोगों पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, क्या एक बात बताओ, सेम कास्ट में या सेम जाति में विवाह करना, क्या कभी कोई अमीर आदमी तुमने देखा है? कोई ताकतवर व्यक्ति तुमने देखा है? हम्म? हम सब ये हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है मेरे प्यारे बच्चे ये। ठीक है, तुमने कितने लोगों को देखा है ये सब? अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार कोई देवी या देवता आ गया किसी व्यक्ति के ऊपर। आपने देखा है ना, कई बार कई कि कोई देवी या देव किसी व्यक्ति के ऊपर आके, गांव देहात में ये बहुत होता है। हर गांव में दो तीन लोग ऐसे तुम्हें मिल जाएंगे। कभी तुमने किसी ताकतवर व्यक्ति, कभी पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, या फिर किसी बहुत बड़े व्यापारी वगैरह के ऊपर ऐसे कोई देवी देवता आते हुए देखे हैं? एक कमजोर व्यक्ति के ऊपर ही आते हैं। ठीक है, मजलूम व्यक्ति के ऊपर आते हैं बच्चे ये। चलिए, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आइए जन्म से, ठीक है, दूसरे हम बात करेंगे वंश क्रम से, ठीक है, तीसरे हम बात करेंगे बच्चे रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण से। पंजीकरण से है ना, चलो पंजीकरण से। चौथा होता है बच्चे, मैंने आपको बताया था कि देसीकरण से भी, ठीक है, नेचुरलाइजेशन, देसीकरण से, देसीकरण से। और अगला होता है अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। ठीक है, क्लियर है? तो ये है बच्चे, नागरिकता की जो प्राप्ति होगी, ठीक है, नागरिकता प्रदत्त की जाएगी, नागरिकता जो प्रदत्त की जाएगी, तो बेटा वो नागरिकता प्रदत्त की जाएगी, आप ध्यान रखना, इन पांच में से, ठीक है, किसी भी एक आधार पर अगर आप नागरिकता लेना चाहते हैं। और नागरिकता की जो समाप्ति होगी, समाप्ति बेटा, समाप्ति होगी तीन आधारों में से किसी एक पर। तो तीन आधार बताए हैं समाप्ति के। पहला है स्वतः समाप्ति, या फिर आप इसको कहते हैं बेटा स्वतः घोषणा, स्वतः घोषणा। दूसरा होता है जिसको आप लोग कहते हैं पर्यावसान, ठीक है। और तीसरा होता है जिसको कहते हैं वंचित किया जाना। क्या मेरे प्यारे बच्चे, वंचित किया जाना, ये होते हैं, है ना। चलो अब यहाँ पर, ठीक है, आप लोग फोकस करेंगे। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के आधार पर जो नागरिकता दी जा रही है, जो प्रदान की जा रही है, वो बच्चे, ठीक है, जन्म से, वंशक्रम से, पंजीकरण से, देसीकरण से और अर्जित क्षेत्र। देखो मैंने देसीकरण से कल तक समझा दिया था, अब अर्जित क्षेत्र आप समझना। अर्जित क्षेत्र बोलता है कि भाई कोई भी टेरिटरी इंडियन गवर्नमेंट ने एक्वायर की, कोई भी टेरिटरी, कोई भी क्षेत्र भारत संघ में शामिल हुआ, है ना, तो कल तक उस क्षेत्र के जो निवासी थे, ठीक है, वो किसी और देश के नागरिक रहे होंगे, किसी और क्षेत्र के नागरिक रहे होंगे।
लेकिन जैसे ही वह टेरिटरी भारतीय संघ में शामिल हुई तो ऑटोमेटिकली उस टेरिटरी के सभी लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे। जैसे सिक्किम, हमने सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन से अपने राज्य का दर्जा दिया, आप पढ़कर आए हैं, 22वां राज्य बना सिक्किम हमारा। तो जैसे ही बच्चे हमने सिक्किम को अपने राज्य का दर्जा दिया तो ऑटोमेटिकली सिक्किम के जितने भी निवासी थे वो सब भारत के नागरिक बन गए, वो सभी भारत के नागरिक बन गए। ऐसे ही हमने पुदुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, देखिए ये जो क्षेत्र है ना मेरे प्यारे बच्चे, इनको हमने फ्रांसीसी गवर्नमेंट से लिया। तो यहाँ के जितने भी रेजिडेंशियल थे, यहाँ के जो भी निवासी थे वो भारत के नागरिक बन गए। ऐसी गोवा, दमनदीप, दादर नगर हवेली को हमने पुर्तगाल से लिया। तो यहाँ के जितने भी नागरिक निवासी थे वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन गए। तो अर्जित क्षेत्र का मतलब समझे, किसी भी क्षेत्र को बच्चे भारत संघ में मिलाने पर, ठीक है, उसके जो निवासी होते हैं वो भारत के नागरिक बन जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। ठीक है बच्चे, आओ यहाँ पर ध्यान दो सब लोग। ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान दिया करो तुम लोग, तुम फालतू की बातें करते हो। ठीक है, इधर देखो, अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करने पर, किसी भी क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करने पर स्वतः ही, स्वतः ही वहां के निवासी, किसी भी क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करने पर स्वतः ही वहां के निवासी, स्वतः ही वहां के निवासी भारत के बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करने पर ऑटोमेटिकली बेटा वहां के जो निवासी हैं वो भारत के नागरिक बन जाते हैं, भारत के नागरिक बन जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब है बच्चे देखो स्वतः घोषणा। ठीक है, अब हम समाप्ति पर आएंगे है ना बच्चे, कि नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा स्वतः घोषणा। मेरे प्यारे बाबू, स्वतः घोषणा कहती है कि पूर्ण आयु, पूर्ण आयु, योग्यता और क्षमता वाला व्यक्ति जब खुद से इस बात की घोषणा कर दे कि भाई मैं भारत की नागरिकता त्याग रहा हूं, तो इसको हम कहेंगे स्वतः घोषणा। जब खुद से इस बात की घोषणा कर दे कि भाई मैं भारत की नागरिकता त्याग रहा हूं, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, हम स्वतः घोषणा बोलेंगे, है ना। ठीक है, स्वयं के द्वारा, स्वयं के द्वारा समाप्ति की घोषणा किया जाना, स्वयं के द्वारा समाप्ति की घोषणा किया जाना बच्चे। ठीक है, लेकिन ठीक ना, वह व्यक्ति पूर्ण आयु, योग्यता और क्षमतावान हो, क्षमतावान हो। ठीक है ना, किसी भी अगंभीर स्थिति में ना हो। अब जैसे बन के चलिए, ठीक है, हमारे बगल का राजू है, रात को क्वार्टर चढ़ाया है। ठीक है, अब क्वार्टर चढ़ाने के बाद जैसे ही आया गली में, लड़ने लग गया एक दो लोगों से, ठीक है, गाली देने लगा, है ना। भाई देखो शराबी आदमी क्यों करता है ये गाली गलौज, भैया वो दिखाना चाहता है कि उसने खर्च किए हैं 60-70 रुपए, करीना, सुंदरी या ऐसी कुछ उसने कंज्यूम की है। तो तुम समझो भैया खर्च करके आया हूं कम से कम, नहीं तो यार अब देखिए 4 लोगों को पता भी ना चले क्या कि मेरे यहाँ पे 100-150 रुपया खर्च हो गए, 4 लोग पता भी ना चले, तो क्या फायदा भैया दारू पीने का। अब वो जो है ना दारू पी के 4-5-6 लोगों से लड़ने लगा, इस तरह की चर्चा हुई, उनने पीट दिया। ठीक है, बहुत मार मारी राजू में। अब राजू कह रहा है मैं तो इस देश को छोड़ के जा रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं तो इस देश को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अब इस देश में रहूंगा ही नहीं। ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा कहीं और दूसरे देश में, ठीक है, मेरा इस देश से कोई नाता ही नहीं।
तो भैया उसकी बात थोड़ी ना मानी जाएगी, उसकी ऐसी घोषणा को घोषणा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, एक तो वो शराब पिए हुए है, दूसरा उसने ओरली बोला है। ठीक है, इसके लिए स्वतः घोषणा का मतलब होता है कि सरकार का एक एफिडेविट होता है, वहां पर आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, एक तो आपको ये प्रूव करना है कि आप पूर्ण आयु, योग्यता और क्षमतावान व्यक्ति हैं, और दूसरा ठीक है उस सरकारी एफिडेविट पे आपको ये स्वीकार करना होगा कि हाँ ठीक है आप अपने पूरे होशाबाश में, अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपनी पूरी योग्यता को धारण करते हुए भारत की नागरिकता को त्याग रहे हो। ठीक है सर, भारत की नागरिकता को त्याग रहे हो। ठीक है, स्वतः घोषणा। इसके बाद बेटा पर्यावसान, ये वही है पर्यावसान जो बेटा आर्टिकल 9 में है। पर्यावसान वही है जो आर्टिकल 9 में है। अब मुझे बताओ क्या था आर्टिकल 9 में? पर्यावसान, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता की समाप्ति। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता की समाप्ति। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता की समाप्ति। ठीक है, ये होता है पर्यावसान आर्टिकल 9, कि अन्य देश की नागरिकता आपने ग्रहण की तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके बाद आता है आपका वंचित किया जाना। ठीक है, इसको आप देखेंगे वंचित। देखो, जब आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाए बच्चे, ठीक है, जब आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाए तो ये आपको समझना है कि इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, वंचित किया जाना। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे, उसमें क्या होता है वंचित किया जाना? तो मान के चलिए कि आप ठीक है देश विरोधी गतिविधि में शामिल हैं, युद्ध के समय आप किसी शत्रु देश की सहायता कर रहे हैं। ऐसे कुछ गद्दार होते हैं ना बेटा, जो युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करते हैं। तो युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप देश विरोधी गतिविधि में शामिल हैं, गतिविधि में शामिल हैं। आप देश विरोधी गतिविधि में शामिल हैं, आप युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता कर रहे हैं, या फिर आप देश विरोधी गतिविधि में शामिल हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि आप लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर हैं, 7 वर्षों से, लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर हैं, बाहर हैं। ठीक है ना, और इसके लिए आप अधिकृत नहीं है, ऑथराइज नहीं है, मतलब आपने किसी अथॉरिटी से परमिशन नहीं ली, बिना किसी अथॉरिटी को सूचित किए। ठीक है ना, बिना किसी अथॉरिटी को सूचित किए आप लगातार 7 वर्षों से बच्चे भारत से बाहर हैं, भारत से बाहर है। या फिर आप ठीक है संविधान में निष्ठा नहीं रखते, या फिर भारतीय संविधान में निष्ठा नहीं, या फिर आपकी भारतीय संविधान में निष्ठा नहीं, आपकी भारतीय संविधान में निष्ठा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसी स्थिति है, अगर ये स्थिति है, तो आपको भारत की नागरिकता से वंचित किया कर दिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा कि बेटा गो वेंट गॉन। ठीक है ना, हम तुम्हारी भारत की नागरिकता ठीक है तुरंत डिसमिसल करते हैं। और कुछ ऐसे देश बैठे हुए भी हैं कि जैसे ही आपने बोला कि भारत की नागरिकता हम तुम्हारी तुरंत डिसमिसल करते हैं, तो कुछ ऐसे कंट्री हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो तुरंत कहेंगे कि आ जाओ भैया हमारे पास आ जाओ। ठीक है, एक तो वही बैठा है हमारे बराबर में नल्ला पाकिस्तान, बात समझ में आ रही है? वो कह देगा कि भैया आ जाओ हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो वो बात अलग है। या फिर चाइना बुला ले। लेकिन वंचित किया जाना ये होता क्या है
कि जब आप युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता कर रहे हैं, है ना, आप उसको एडवांटेज पहुंचा रहे हैं, कोई सीक्रेट जानकारी शेयर कर रहे हैं, ठीक है, हमारे सैनिकों के बारे में, हमारी शासन व्यवस्था के बारे में, हमारे फंड्स के बारे में कोई ऐसी जानकारी दे रहे हैं आप, ठीक है, या फिर आप देश विरोधी गतिविधि में शामिल हैं, ठीक है, आप बेटा देश विरोधी गतिविधि में शामिल है, या फिर ऐसा है कि आप लगातार, ठीक है, देश विरोधी, आप 7 वर्षों से भारत से बाहर हैं, या फिर आप संविधान में निष्ठा ही नहीं रखते, ठीक है, यदि आप संविधान में निष्ठा ही नहीं रखते तो इस स्थिति में आपको क्या कर दिया जाएगा बच्चे, वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है, देश की नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी, वंचित इन द सेंस कि देश की नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। जी चलिए ठीक है, आ रही है ये बात सभी को समझ में, यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं है, बिल्कुल, देखिए किसी को भी कैसा भी। अर्जित चित्र क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, अर्जित चित्र, ठीक है। अब देखो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या कहता है, ठीक है ना, सीएए, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये क्या बोलता है, ये एकदम साधारण सी बात बोलता है भैया कि 3 देश इन्होंने बताए हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, अब देखो इन देशों में अल्पसंख्यक कौन होंगे भैया, जो मुस्लिम्स को छोड़कर अन्य धर्म के लोग होंगे, ठीक है, अल्पसंख्यक कौन होंगे, हिंदू अल्पसंख्यक होंगे इन देशों में, इन देशों में बौद्ध अल्पसंख्यक होंगे, इन देशों में जैन अल्पसंख्यक होंगे, इन देशों में बच्चे आपका, ठीक है, हिंदू बौद्ध जैन सिख अल्पसंख्यक होंगे, ये स्पेशली, तो हिंदू बौद्ध जैन और सिख इन देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, और देखो इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, मुझे बताते हुए 1% बच्चे किसी भी तरह का कोई झिझक नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में हिंदुओं की हालत बद से बदतर है, मतलब बद से बदतर है हिंदुओं की हालत। कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप रोने लग जाएंगे। कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं कि इतनी ज्यादतियां की जाती हैं। एक तो सबसे पहले अगर हम डेमोग्राफिक आंकड़े देखें तो डेमोग्राफिक आंकड़ों के अकॉर्डिंग वहां पर पाकिस्तान में स्वतंत्रता के समय जितनी तादाद में हिंदू थे, आज उसका 1/10 हिंदू भी नहीं वहां पर बचा हुआ। सेम बांग्लादेश में स्थिति है। अब क्यों नहीं बचा हुआ वहां पर, क्योंकि जबरदस्ती उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है, ठीक है, उनको हिंदू से मुसलमान या बौद्ध से मुसलमान या फिर जैन से मुसलमान या फिर सिख से मुसलमान बनाया जा रहा है जबरदस्ती, ठीक है, उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। तो जो तादाद थी उनकी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पाकिस्तान में, ठीक है, हिंदुओं की, बौद्धों की, सिखों की, जैनों की, आज उसका वो 1/10 भी नहीं है। मान के चलिए तब वो 4,000 थे, बात समझ में आ रही है, 4,000 थे तो आज 400 भी नहीं है, उससे भी कम है, ठीक है। तो वास्तव में बहुत शोषण हुआ है वहां पर, इतना तक शोषण हुआ है, जब वहां पर कभी भी धार्मिक राइट आते हैं ना, कभी भी, ठीक है, धार्मिक विद्वेष पैदा होता है और धार्मिक उन्माद वहां पर जब होता है, तो वहां पर ये होता है कि हिंदुओं के घरों में लिटरली घुस जाते हैं लोग, ठीक है। अब मैं आगे आपसे नहीं बोलना चाहूंगा, तो ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में बोला गया कि जो भी वहां के अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, जो वहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाली जो अल्पसंख्यक है, जो भारत आना चाहें, ठीक है, तो भारत में उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, उनको भारत आकर बेटा भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, प्रदान कर दी जाएगी। अब इसमें क्या गलत है बच्चे बताओ। अब आप कहेंगे कि भारत, कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने इसका विरोध किया, है ना, जिन्होंने इसका बड़ा विरोध किया कि नहीं भाई ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चूंकि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान में रहने वाले,
ठीक है, जो भी हिंदू होंगे, बौद्ध होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, वो पाकिस्तानी होंगे। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हिंदुस्तानी होता है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी से ये अपेक्षा करते हैं, है ना, कि वो हिंदुस्तानी रहे। हर एक मुसलमान से अपेक्षा करते हैं वो हिंदुस्तानी रहे। तो फिर पाकिस्तान में रहने वाले आप, ठीक है, हिंदुओं से, सिखों से, बौद्धों से आप ये अपेक्षा क्यों नहीं कर रहे कि वो पाकिस्तानी है? उनको क्यों आप भारत में बुला रहे हो? भाई है तो वो भी पाकिस्तानी है तो वो भी बांग्लादेशी। तो इसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ उन लोगों को जो ऐसा कहते हैं। नंबर फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, भारत हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, देखिए इन 4-5 धर्मों की धर्मस्थली रहा है। इन धर्मों का उद्भव भारत में हुआ है। ये धर्म भारत में फले फूले हैं। इन धर्मों का विकास भारत में हुआ है। तो ये धर्म अगर चूंकि भारत की संस्कृति में पले बड़े हुए, ठीक है, और फिर किसी भी क्षेत्र विशेष में जहां पर ये धर्म गए थे, वहां पर आप किसी दूसरे धर्म की सत्ता स्थापित हो चुकी है और वो देश एक धार्मिक स्टेट बन चुका है, तो इन लोगों को पूरा अधिकार होना चाहिए, पूरा होना चाहिए कि अपने मूल देश में लौट जाएं। जैसे कोरोना हुआ था ना, तो जब कोरोना हुआ था तो सब बेटा सबको किसकी याद आई? जितने भी लोग शहरों में बसे हुए थे ना, ठीक है, जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर थे, ठेला लगाते थे, रिक्शा चलाते थे, या फिर कोई छोटा मोटा धंधा व्यवसाय करते थे, सबको अपने गांव याद आए। आई कि नहीं? तो जब भी विपत्ति पड़ती है, जब भी मुश्किल पड़ती है, तो व्यक्ति वहां पर भागता है जहां पर उसका वजूद होता है, जहां पर उसका गांव होता है। अब सोच के देखो, हम मना कर दें कि नहीं तुम मत आओ, तो इनके साथ तो ऐसा ही हो गया ना कि जब वहां पर इनको विपत्ति लगी, जब वहां पर इनको विपत्ति, ठीक है, इनके सामने आई, तो अब ये, ठीक है, भारत आना चाह रहे हैं लेकिन हम इनको स्वीकार भी नहीं कर रहे। तो ये तो गलत हो गया ना कि गांव वाले मना ही कर दें कि नहीं भैया तुम नहीं आओगे, तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। ठीक है, तो भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये CAA 2019 है। क्लियर हुआ? ये बात सभी की समझ में आई मेरे प्यारे बच्चे? जी। नहीं, एक हमारे साथ भैया हैं परवेज अख्तर, नहीं परवेज, ये बात गलत है बेटा। परवेज भारत में मुस्लिमों के साथ ही नहीं होता बेटा, ये आप बहुत गलत धारणा रखते हो। ठीक है, मैं एक सही बात आपको बता रहा हूँ परवेज, ठीक है ना, मैं बिल्कुल भी धार्मिक दृष्टिकोण से, ठीक है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ। ठीक है, धर्म सहिष्णु व्यक्ति हूँ और ये मेरी विचारधारा में स्पष्ट झलकता है। नहीं भी झलकता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एज अ टीचर मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत में कतई नहीं है कि कभी भी मुस्लिम को प्रताड़ित या परेशान किया जाता हो। भारत में उल्टा इतना जरूर है कि जो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके हैं वहां पर हिंदुओं को परेशान किया गया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की एक वीडियो आई थी कि पश्चिम बंगाल के उस वीडियो में एक मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका था, नवरात्रि का समय था, 4 लोगों ने वहां पे दुर्गा माता की मूर्ति रख दी। तो वहां पर बहुत सारे मुस्लिम लोग आते हैं और कहते हैं कि इसे हटाओ यहां से। ठीक है, ये नहीं चलेगा क्योंकि हमें डिस्टरबेंस होगा। सोच रहे हो, मतलब आपको तो धार्मिक आधार पर आजादी है, आपके पास आर्टिकल 25 से लेकर 28 है, आप बिल्कुल धर्म का, ठीक है ना, सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप अंतःकरण की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी नहीं है, दूसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं है। आप सोच के देखो, तो ये नहीं है परवेज, ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। और एक और बात बता देता हूं परवेज बेटा, मैं इस बात को लिख कर कह रहा हूं, मैं बिल्कुल, ठीक है, अपने पूरे होश हवास में कह रहा हूं, जितना मैं पढ़ा लिखा हूं। ठीक है, जिस दिन भारत में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, ठीक है, आप देखना जैसे आज हिंदू बहुसंख्यक है ना, तो धार्मिक सहिष्णुता है, ठीक है, भाईचारा है। जिस दिन भारत में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे भारत में आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 को मेंटेन करके रखना। ठीक है, धार्मिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ऐसा इसलिए है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि एक आक्रामक सोच, ठीक है ना, जो मुस्लिम्स में है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुस्लिम्स में है, लेकिन मोस्टली ऑफ मुस्लिम्स में जो एक आक्रामक सोच है, ये इसके पीछे रीजन है। जबकि यहाँ भारत में रहने वाले अधिकांश मुस्लिम जो है वो कन्वर्टेड है, वो हिंदू हुआ करते थे, वो राजपूत थे, ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय थे, वो शूद्र थे। ठीक है, और वो अधिकांश थे। हम आप में से अधिकांश थे लोग वो अरबी मुस्लिम्स नहीं है, आप फेक मुस्लिम्स हैं, अगर मैं सच्ची बात बताऊं। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने 7-8 पीढ़ी पहले चले जाओगे ना,
तो आपके 7-8 पीढ़ी के पहले के जो पूर्वज होंगे उनका नाम किसी का रामलाल निकलेगा, किसी का श्यामजी लाल निकलेगा, किसी का कुछ और निकलेगा, किसी का चिरौंजी लाल निकलेगा। ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, इस क्लास में। और मैं इसलिए ऐसा बोल पा रहा हूं क्योंकि ऐसे डेटा हैं, ऐसी स्टडीज हुई हैं कि मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पर बच्चे किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक प्रैक्टिस करना हिंदुस्तान में, देखिए इस इंडिया में। बाकी का बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या स्थिति रही होगी, मैं बोलता रहा हूं, हम और आप सोच भी नहीं सकते इस बात को। क्लियर है, ये बात आई समझ में सभी को? चलो, तो परवेश मेरी बातों को आप अदरवाइज मत लेना बेटा, ये मैंने हकीकत बात आपको बताई है, ठीक है ना? ये मैंने हकीकत बात मेरे प्यारे बच्चे आपको बताई है। ठीक है, इस देश में धार्मिक सहिष्णुता इसलिए है क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है, इसलिए धार्मिक सहिष्णुता है, इसलिए इस देश में धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है ना, आप सोच के देखो, ठीक है, किसी भी इस्लामिक कंट्री में धर्मनिरपेक्षता क्यों नहीं है? पाकिस्तान में क्यों नहीं है? अफगानिस्तान में धर्मनिरपेक्षता क्यों नहीं है? बांग्लादेश में क्यों नहीं है? बताओ मुझे। चलिए, ठीक है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 कहता है कि नागरिकता को जो प्रदान किया जाएगा, नागरिकता को प्रदत्त किया जाएगा बेटा 5 आधारों पर, और नागरिकता की समाप्ति की जाएगी 3 आधारों पर। एक बार मैं समाप्ति को समझा देता हूं मेरे प्यारे बच्चे जी। ठीक है, स्वतः घोषणा, स्वतः घोषणा का मतलब है जो पूर्ण आयु योग्यता क्षमता वाला व्यक्ति खुद से कह दे कि भाई मैं भारत की नागरिकता त्याग रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उसने किसी और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है या किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है बच्चे। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो उसको स्वतः घोषणा कहेंगे। लेकिन वो मानसिक रूप से, ठीक है, सामान्य हो, ऐसा नहीं मानसिक विकृत हो, कोई पागल व्यक्ति कहने लग जाए कि मैं भारत की नागरिकता त्याग रहा हूं, तो मेरे भाई ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए, पर्यावसान, पर्यावसान का मतलब क्या होता है बच्चे? ठीक है, अगर आपने वही आर्टिकल 9 वाला कॉन्सेप्ट है पर्यावसान, कि अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता की, ठीक है, स्वतः समाप्ति। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता की स्वतः समाप्ति। और उसके बाद हम बात करेंगे वंचित किया जाना। तो वंचित किया जाने का मतलब है कि युद्ध के समय, ठीक है, शत्रु देश की सहायता। देखिए, वंचित किया जाना मतलब युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल, या फिर लगातार 7 वर्षों से भारत से रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो अधिकृत नहीं है, जिसने कोई परमिशन नहीं ली, कोई अथॉरिटी नहीं है उसके पास, ऑथराइज नहीं है, लेकिन फिर भी, ठीक है, बिना किसी, ठीक है, सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी को, संस्था को सूचित किए बिना लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा है, या फिर संविधान में उसकी निष्ठा है ही नहीं, या फिर संविधान में उसकी निष्ठा है ही नहीं। ठीक है बच्चे, तो वंचित किया जाना, ये बात समझिए, फिर उसको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। क्लियर है? अर्जित क्षेत्र, ये मैंने आपको बताया कि किसी भी क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करने पर स्वतः ही वहां के निवासी भारत के नागरिक बन जाते हैं। फिर सीए 2019 मैंने आपको बताया, बस ये है बच्चे कि इन 3 देशों में यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, है ना, इतनी सी बात है, मतलब मिनिमम से मिनिमम फॉर्मेलिटी है। इन 3 देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए बच्चे, ठीक है, इनमें से कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी प्रोविजन, ठीक है, उनको 5 से 7 वर्षों तक भारत में नहीं रहना, लेकिन ना उनको वंशक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से या इस आधार पर नहीं मिलेगी। उनके लिए नागरिकता का एक बिल्कुल, ठीक है, सॉफ्ट प्रावधान है बच्चे कि उनको नागरिकता तत्काल दे दी जाएगी, तुरंत दे दी जाएगी, बस थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा और उसके बाद दे दी जाएगी बच्चे। ठीक है, क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आ रही है? चलिए, अब बच्चे मैं आपको एक, ठीक है, मैं हालांकि लिखकर आपको बता देता, अब चूंकि पीडीएफ है, ठीक है, तो मैं थोड़ी सी एक चीज आपको, ठीक है, एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ, ठीक है, ये क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चे। चलो, एक सेकंड। सर आप वोट किस पार्टी को देते हो? नोटा, हमेशा से नोटा, ठीक है ना, ऑलवेज भी। सीएए में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है बच्चे, वो सीएए होता है।
जी। ठीक है, बस 1 सेकंड का समय मुझे देंगे। जी। मेरे प्यारे बच्चे, ये सारी बातें समझ में आई आपको? एक बार मुझे बताइए, यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ? कोई इश्यू तो नहीं है किसी मेरे प्यारे बच्चे को? ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा कुछ नहीं है, बस ये आपका एक रिवीजन हो जाएगा, है ना बेटा? सर, नोटा का वोट बीजेपी को जाता है। चलो, आइए इधर देखेंगे बच्चे। तो भारतीय नागरिकता की प्राप्ति हेतु, ठीक है, 5 प्रकार हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जन्म से, वंश क्रम से, वंश क्रम को ही वंश का अधिकार बोला गया है, पंजीकरण से, देशीकरण से, और भूमि के अर्जन के द्वारा। तो भारत की नागरिकता, ठीक है ना, 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है बच्चे। ठीक है, वो 5 प्रकार से, जन्म से, वंश क्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से, और भैया जी किसी भी राज्य क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर। ठीक है, अब भारतीय नागरिकता किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, सॉरी भारतीय संविधान। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन से देख लो, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है बेटा? एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, यूएस ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। ठीक है, क्योंकि वहां पर संघ की और प्रांतों की दोनों की नागरिकता है यूएस में। ठीक है, मैंने आपको बताया था वहां पर संघ की और प्रांतों की बेटा दोनों की नागरिकता है यूएस में। जबकि हमने जो एकल नागरिकता ली है वह यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है बच्चे, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, उसको लिया है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, ठीक है ना। इसमें किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, अच्छा पारसी और ईसाई, ठीक है, हाँ इसमें बेटा पारसी और ईसाई मैं लिखना भूल गया, पारसी और ईसाई। ठीक है, इसमें इनके पारसी और ईसाई, पारसी और ईसाई, हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो वो देश हैं बच्चे आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यवसान और वंचना। परित्याग का मतलब है स्वतः घोषणा कि भाई मैं त्याग रहा हूं, वो स्वतः समाप्ति को ही परित्याग कहेंगे। पर्यवसान किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, और वंचना आप समझते हो बच्चे, वंचित किया जाना। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है बच्चे? 7 वर्ष। और प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है ना, 9 जनवरी को मनाया जाता है बच्चे, प्रति 2 वर्षों पर। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रति 2 वर्षों पर। ये 5 से लेकर मेरे प्यारे बच्चे आर्टिकल 11 है, ठीक है ना, ये आपको पता है। चलिए ये सब है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, एक तुलना देखेंगे आप, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। देखिए इनमें क्या है, बस इनके बारे में इतना पूछा जाता है और कुछ नहीं। जो यहाँ पर लिखा है एनआरआई, एनआरआई को बोलेंगे अप्रवासी भारतीय। मेरी बात समझना, एनआरआई कौन है? अप्रवासी भारतीय हैं। एनआरआई भारतीय नागरिक हैं लेकिन भारत में नहीं रह रहे, भारत से बाहर रह रहे हैं, वो एनआरआई हैं। जैसे मेरे भैया भारतीय नागरिक है, मेरी भाभी भारतीय नागरिक है, उनका बेटा भारतीय नागरिक है, मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है, ठीक है मैं अभी सही करता हूँ इसको। देखना बेटा अब ब्लर नहीं हो रहा होगा ये, देखो अब ब्लर नहीं हो रहा होगा, है ना? अब नहीं ब्लर हो रहा होगा, अब एकदम फर्स्ट क्लास होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, है ना? आएंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे एनआरआई। एनआरआई मीन्स अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय।
अब अप्रवासी भारतीय, जैसे मैंने बताया मेरे भाई साहब हैं, अप्रवासी भारतीय हैं। ठीक है, कैसे कि भारतीय नागरिकता उनको प्राप्त है ना, वो भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो ठीक है अपने काम इत्यादि के सिलसिले में बाहर रह रहे हैं, तो विदेश में रह रहे हैं। तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, उसके पास भारतीय पासपोर्ट है, उसके पास इंडियन पासपोर्ट है। तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, ठीक है, भारतीय नागरिक जो जनरली भारत से बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट है उसके पास, इंडियन पासपोर्ट है, PIO। देखो इंडियन ओरिजिन के, भारतीय मूल के, मतलब भारतीय मूल का मतलब समझ रहे हो बेटा, भारतीय नहीं है वो, मतलब कहने का मतलब है भारतीय नागरिक नहीं है। हाँ, उनके माता पिता, दादा दादी, ठीक है, नाना नानी या दादा दादी के और जो बच्चे, ठीक है, पिताजी माताजी रहे होंगे, उनमें से कोई भारतीय होगा। वो फिलहाल भारतीय नहीं है, वो भारतीय मूल के हैं, वो भारतीय नहीं है, मतलब उनको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है। हाँ, ठीक है, उनकी जनरेशन में, उनकी पीढ़ी में पहले कभी कोई भारतीय थे, ठीक है, जो किसी और दूसरे देश में जाकर बस गए, और उसके बाद फिर उन्होंने बाद में वहां की नागरिकता ले ली, अब उनके बच्चे वहां के नागरिक हैं, जैसे कमला हैरिस आप देख रहे हो, तो वो US की सिटीजन है जो कमला हैरिस है, ठीक है, लेकिन वो, ठीक है, अगर हम कहें तो वो भारतीय मूल की मानी जाएंगी, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की मानी जाएंगी। तो स्वयं व्यक्ति या उसका कोई भी पूर्वज पहले कभी भारतीय नागरिक रहा है, स्वयं व्यक्ति या पहले उसका कभी भी कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता, ठीक है, उसको प्राप्त है, और उसी देश का वह पासपोर्ट धारक है। जिस देश की नागरिकता प्राप्त है उसी देश का वह पासपोर्ट धारक है, जिस देश की नागरिकता प्राप्त है उसी देश का वह पासपोर्ट धारक है। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, विदेशी भारतीय नागरिक। विदेशी भारतीय नागरिक का मतलब है, इसको आप कहेंगे OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, विदेशी भारतीय नागरिक। अब ये विदेशी भारतीय नागरिक कौन है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये आपको समझना है। तो विदेशी भारतीय नागरिक का मतलब होता है कि विदेशी है, ठीक है तो विदेशी, ठीक है, विदेशी है, विदेशी है, लेकिन ठीक है वो भारतीय नागरिक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत उसको भारत की नागरिकता दे दी गई है, या तो वंशक्रम से या रजिस्ट्रेशन से या फिर देशीकरण से। तो विदेशी भारतीय नागरिक है, ठीक है, विदेशी मूल का है लेकिन भारतीय नागरिक है, OCI, ओवरसीज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक है तथा नागरिकता, ठीक है, संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत वह पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड है, उसको भारत की नागरिकता दे दी गई है विदेशी, ठीक है ना, लेकिन उसके पास एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक भी है, उसके पास एक OCI कार्ड है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, अगर हम बात करें तो ये तो, ठीक है ना, कंप्लीटली भारतीय नागरिक है। अगर इनके संदर्भ में बात करें भैया, नागरिकता की अहर्ता के बारे में बात करें, तो नागरिकता की अहर्ता के संबंध में भैया ये तो पूरे भारतीय नागरिक हैं, ये तो कंप्लीटली भारतीय नागरिक हैं, ये तो ठीक है ना। अब ये जो है बच्चे भारतीय मूल के व्यक्ति, ये भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आवेदन कर सकते हैं कि कम से कम 7 वर्ष भारत में रहें, और उसके बाद ये भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। PIO, भारतीय मूल के, मतलब ये भारतीय नागरिक नहीं है, इनके पूर्वज कभी रहे होंगे, लेकिन हाँ इनको नागरिकता मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, क्योंकि भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता किसके आधार पर मिलती है? रजिस्ट्रेशन के आधार पर। मैंने पढ़ाया था कि नहीं, भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता किसके आधार पर मिलती है? रजिस्ट्रेशन के आधार पर। बच्चे मैंने बताया था कि नहीं? तो इनको 7 वर्षों तक भारत में रहने के बाद रजिस्ट्रेशन के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। अब बच्चे, संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक थे, ठीक है, उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना, ये वो है। सभी लाभ NRI को, सभी लाभ जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वो NRI को प्राप्त है। सभी लाभ जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वो NRI को प्राप्त है। इनको वीजा की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि ये भारतीय नागरिक है। तो भारत में आने के लिए क्या कोई वीजा चाहिए? भाई कोई भारतीय नागरिक विदेश से लौट के भारत में आए तो भारतीय वीजा चाहिए? नहीं, वो है ही भारत का, तो कोई भारतीय वीजा नहीं। इनके लिए कोई विशेष लाभ नहीं है। अगर ये भारत आएंगे PIO तो इनके लिए भारतीय वीजा लगेगा, PIO के लिए भारतीय वीजा लगेगा बेटा, है ना। और ठीक है, एक FRRO व एक FRO वाले लाभ के साथ, ठीक है, इनको रजिस्ट्रेशन से छूट है। भारत में कितनी भी अवधि तक ये ठहर सकते हैं, ये जीवन भर बिना वीजा के भारत में आ सकते हैं, ठीक है। ये इनको मताधिकार है,
ना तो इनको मताधिकार ना इनको मत का अधिकार। ठीक है। एलएम सिंघवी समिति, बच्चे एलएम सिंघवी समिति का संबंध एक पंचायती राज व्यवस्था से भी है, लेकिन साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे इसी समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। एलएम सिंघवी समिति ने। लक्ष्मीवल सिंघवी, लक्ष्मीवल सिंघवी समिति ने एक बार पंचायतों के बारे में भी बोला है, और प्लस इन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की भी बात कही है कि प्रति साल हम 9 जनवरी को, ठीक है ना, ये दिवस मनाएं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। ये इसलिए क्योंकि गांधी इसी दिन, ठीक है, वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, 1915 की बात है। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये बात समझ में आई सभी को। तो ये एनआरआई भी हो गया, ओसीआई भी हो गया, पीआईओ भी हो गया, नागरिकता हो गया। क्योंकि शायद ये विनायक 2.0 बैच में मैं नहीं पढ़ा पाया था एनआरआई, ठीक है, ओसीआई और पीआईओ। तो अब समझ में आ गया ये कौन होते हैं, क्लियर है। दूसरा, मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा, अभी 7 मिनट है आपकी क्लास में, कि देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो ये हमारी सोच होती है ना, ठीक है, जब हम, ठीक है, किसी भी धर्म विशेष की मान्यता को राष्ट्र के ऊपर रखने लगते हैं, ठीक है, तभी से प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, हम अगर धर्म को राष्ट्र से ऊपर मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम है, यहाँ परेशानी है। ठीक है, और ये परेशानी इसलिए है क्योंकि जो आपको धार्मिक शिक्षा दी जा रही है उसमें, ठीक है, किसी से भी बड़ा आपका धर्म बताया जा रहा है, किसी से भी बड़ा आपका धर्म है। जैसे वंदे मातरम नहीं बोलना, जैसे कि राष्ट्रगान पे खड़ा नहीं होना। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? राष्ट्रगान पे खड़ा नहीं होना, हमारा नेशनल एंथम है, उस पे खड़ा नहीं होना। ठीक है, कभी भी तिरंगे झंडे को, ठीक है, अपने घर के ऊपर ना फहराना। एक ऐसी भी सोचे कि तिरंगा झंडा हमारे घर के ऊपर नहीं फहर सकता। ठीक है, और पूछा जाए कि धर्म पहले या देश पहले, तो धर्म पहले। तो ये वाली जो सोच है, चाहे हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाई में हो, ये हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक सोच है। ये बहुत खतरनाक सोच है। ठीक है, आपसे पूछा जाए धर्म पहले या संविधान पहले, क्या बोलोगे? संविधान पहले। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं बच्चे के धर्म पहले, ठीक, वहां से हमारे देश की एकता और अखंडता सीधे सीधे चैलेंज होती है कि धर्म कैसे पहले, संविधान पहले, धर्म कैसे पहले? संविधान में लिखा है, संविधान में बोला गया है ना भैया, आर्टिकल 25, कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने ना मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता, कुछ धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता। ठीक है, या पंथ निरपेक्ष राज्य, ये संविधान में तो बोला गया कि हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य, हम एक सेकुलर स्टेट है। ठीक है, अब, ठीक है, मैं एक डिबेट सुन रहा था टीवी पर, बीजेपी के एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, और उनका नाम है, ठीक है, कुछ ऐसे चतुर्वेदी त्रिवेदी करके, आप लोग जानते होंगे शायद उनका। ठीक है, वो बड़े ओजस्वी तर्क देते हैं, और उनके ऐसे तर्क होते हैं कि सामने वाला हिल जाता है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है, जबकि कई बार वो बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं, बहुत ज्यादा। फिर कई बार उनके तथ्य बहुत ज्यादा गलत होते हैं। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि हम क्रॉस चेक नहीं करते, तो यहाँ पर परेशानी आ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो ऐसे ही एक तथ्य दे रहे थे, वही मेरे दिमाग में था, ठीक है, मैं उसी को बोलने वाला था, और वो उन्होंने इतना गलत तथ्य दिया कि बस कुछ पूछो मत। तो ऐसे कई बार होता है। हाँ, तो कुछ ऐसे ही था, अब वो मेरे दिमाग से निकल गया, अभी तक मेरे दिमाग में था। तो चाहे देखो कोई भी व्यक्ति सही, किसी भी धर्म का व्यक्ति सही, ठीक है, अगर वो संविधान और राष्ट्र से पहले अपने धर्म को मानता है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये बहुत, ठीक है, सीरियस एक मैटर है। क्योंकि देखिए, वास्तव में सच बात बताएं, हमें एक देश और संविधान ने बनाया है। ठीक है, धर्म तो हमारी धार्मिक प्रैक्टिस का एक अंग है, केवल महज, और उसे वहीं तक सीमित रहना चाहिए। धर्म के नाम पर बच्चे सर कल, ठीक है ना, सर, ठीक है, धड़ से कलम, ठीक है, सर जुदा तन जुदा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साधारण सी बात है। जी, हाँ, सुधांशु त्रिवेदी, यस यस। ठीक है, वो तो कोई भी सही बच्चे, किसी भी धर्म का व्यक्ति सही, ठीक, गलत है। ठीक है, जब धार्मिक असहिष्णुता व्यक्ति के दिमाग में बढ़ दी जाती है ना, धार्मिक असहिष्णुता, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब मैंने देखा है, ठीक है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, एक सेकंड रुकना बेटा।
चलिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये बस बात थी, ये मेरा कहना था। लेकिन है क्या कि जो मदरसा वगैरह में शिक्षा दी जा रही है वो एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पर धर्म से ऊपर, वहां पर देश से ऊपर धर्म को, संविधान से ऊपर धर्म को रखा जा रहा है मदरसा वगैरह में। एक्चुअली दैट इज द प्रॉब्लम। और यहां से जो है ना एक ऐसी विचारधारा पैदा होती है, ठीक है, जो धर्म के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये बस मैंने आपको बताया, क्लियर है? तो एक बार आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, ये मैंने बताया अप्रवासी भारतीय, ठीक है, भारतीय नागरिक जो शारदीय भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक है, अप्रवासी भारतीय है, भारतीय मूल का, ठीक है, स्वयं विदेशी है लेकिन उसका कोई पूर्वज भारतीय रहा हो, या स्वयं वो भी भारतीय रहा हो लेकिन फिलहाल विदेशी है, ठीक है भारतीय मूल का बच्चे। और विदेशी भारतीय नागरिक का मतलब है कि वो रजिस्टर्ड है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत एज ए इंडियन सिटीजन, ठीक है, लेकिन उसको भी बच्चे जो है ना मताधिकार का अधिकार नहीं है, उसको भी भारत वीजा आकर, ठीक है, भारत आना पड़ेगा, तो वीजा लेकर उसको आना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चे, बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? तो सॉरी, जीवन भर वह बिना वीजा के आ सकता है, ये वाला व्यक्ति माफ करना, जीवन भर बिना वीजा के आ सकता है क्योंकि वह, ठीक है, रजिस्टर्ड है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत। तो ये भारतीय नागरिक है? ये बिल्कुल भी नहीं है। इनको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कम 7 वर्षों तक भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता मिलेगी, और ये संविधान के लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक थे, उस भूभाग के निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। ठीक है, प्राप्त होने वाले लाभ, सभी लाभ जो सामान्यतः नागरिक नागरिकों को प्राप्त है इनको प्राप्त होंगे, इनको कोई विशेष लाभ नहीं है। ठीक है, ये भारत में कितनी भी अवधि तक ठहर सकते हैं, वीजा इनके लिए नहीं, क्योंकि ये तो भारतीय नागरिक हैं, इनके लिए हाँ, और ये तो जीवन भर बिना वीजा के आ सकते हैं, मतलब वीजा इनके लिए भी नहीं है, वीजा इनके लिए भी नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि रजिस्टर्ड है ये। मताधिकार इनको दिया गया है और इन दोनों को नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए इतनी सी बात थी मेरे प्यारे बच्चे, बात समझ में आई? तो अब हम कल ही मौलिक अधिकार स्टार्ट कर चुकेंगे, है ना? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वालिटी ऐसे लगती है कितनी आसान है। चलिए, थैंक यू सो मच जी। चलो, सैयद अनस अली हैं। चलो सैयद जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, चलो क्लियर है। सोहेल खान, सर सभी को मदरसे से प्रॉब्लम है। नहीं बेटा, मदरसा स्टेट फंडेड है, ठीक है, और आर्टिकल 28 में है कि मदरसा में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कोई मदरसे से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे संविधान में खुद लिखा है। ठीक है, अलीगढ़ में एक, ठीक है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है जो कि यूनिवर्सिटी है, उसके भी अपने राइट हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ होना भी चाहिए, धार्मिक शिक्षा खूब दो, गुरुकुल में भी दी जाती है, मदरसे में भी दी जाती है, दीजिए। लेकिन बच्चे ऐसी शिक्षा न मत दीजिए कि जहां पर राष्ट्र कुछ ना हो, ठीक है, दूसरे धर्म कुछ ना हो, केवल आप ही का अपना धर्म सब कुछ हो, ऐसी शिक्षा मत दीजिए। सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दीजिए कि सभी धर्म समान है। अभी आपको मेरी बात ऐसा लग रहा होगा, ठीक है ना, सैयद या फिर ये जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद सर्विसेज में आ जाएंगे और खुद जब आप कुछ किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिग्विजय ने बिल्कुल सही कहा था। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चे।